हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सौरभ वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी कैंपस में। हम और आप मिलकर कर रहे थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, है ना, जिसका हम लोगों ने पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको जाकर देख लें। आज हम लोग उस सीरीज की दूसरे वीडियो को करने जा रहे हैं। मैं आपको फिर से ये बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं वैसे सवालों को आपको सॉल्व करवा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार रिपीट हुआ है और आगे भी आने की संभावना है। तो आइए जुड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास और लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो हमारा सवाल है कि वर्ग की भुजा आयत की लंबाई का 5/3 है। वर्ग की भुजा आयत की लंबाई का 5/3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ग के भुजा के बराबर त्रिज्या के साथ एक वृत्त खींचा जाता है। मतलब वर्ग की जितनी भुजा होती है उसी के बराबर त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब हो गया अर्धव्यास। तो उस अर्धव्यास के साथ एक वृत्त खींचा जाता है और वृत्त की परिधि हमारी दे रखी है 264 सेंटीमीटर। तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल क्या है यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो आइए देखते हैं ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का जो सबसे बढ़िया अप्रोच है वो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक आयत का जिक्र है, तो हम लोगों ने एक आयत बना दिया। ठीक है, अब कह रहा है आयत के साथ साथ एक वर्ग का भी जिक्र है, तो हम लोगों ने एक वर्ग भी बना लिया। ठीक है, अब एक वृत्त का जिक्र है तो हम लोगों ने एक वृत्त भी बना लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल कुछ यूं है, सवाल में कहा गया है कि वर्ग की जो भुजा की लंबाई है वो आयत की लंबाई की 5/3 है। गौर से सुनिएगा, आयत की लंबाई का 5/3 है कौन? वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा यानी कि आयत की लंबाई को हम लोग कुछ ऐसा मान लें जो ये 3 से क्या हो जाए, कट जाए। तो ये सवाल काफी आसानी से बन जाएगा। तो देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन जो है हमारा 5/3 का है और वो लंबाई का 5/3 है, इसलिए हम लोग इस लंबाई को, ये जो लंबाई है उसको हम लोग 3 यूनिट मान लेते हैं। इस लंबाई को हम लोगों ने कितना मान लिया? 3 यूनिट। तो अब वर्ग की भुजा जो है वो आयत की लंबाई यानी 3 यूनिट का 5/3 यानी कि 5 यूनिट हो गई। बोलिए हाँ कि ना? यानी वर्ग की भुजा जो है हमारी 5 यूनिट हो गई। अब सवाल में कहा जा रहा है कि वर्ग के भुजा की लंबाई के बराबर एक वृत्त के त्रिज्या के साथ, एक वृत्त के त्रिज्या मतलब हो गया उसका अर्धव्यास, उसके अर्धव्यास के साथ यानी 5 यूनिट अगर इस वर्ग का भुजा की लंबाई है तो इसकी अर्धव्यास भी कितनी हो गई भाई? 5 यूनिट। तो एक वृत्त खींचा गया जिसकी परिसीमा दे रखी है 264 सेंटीमीटर। 264 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। हम लोग इस वृत्त की परिसीमा, ये जो हमारी मानी हुई अर्धव्यास है उससे निकाल लेंगे। तो हमारी वृत्त की परिसीमा हो जाएगी 2πr यानी कि 2π यानी कि 22/7, r यानी कि 5 यूनिट की जो वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारी वृत्त की परिसीमा। लेकिन सवाल में तो परिसीमा 264 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि तो अगर हम लोग इसको 2 से काटे तो 2 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो पाएंगे 132, और अगर इसी को 22 से अगर हम लोग काटे तो 22 से काटने पर हम लोग पाएंगे ये 6 बार में कट जाएगा। यानी हमारी यहाँ पे जो 5 यूनिट की जो वैल्यू हो गई वो 7 × 6 यानी कि 42 सेंटीमीटर हो गई। पर हमें निकालना क्या है? हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसके लिए हमें लंबाई भी मालूम होनी चाहिए और चौड़ाई भी मालूम होनी चाहिए। तो खैर पहले लंबाई जो हमने 3 यूनिट ले रखा है उसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 42/5 × 3, यानी ये जो हो गया हमारा आयत का लंबाई हो गया। अच्छा,
हम लोग दोस्तों देखते हैं कि सवाल में आयत की चौड़ाई जो है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है, 15 सेंटीमीटर जो है दे रखी है। तो यहां पे अगर हम लोग आयत का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाले तो वो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि लंबाई हमारी आ रखी है 42/5 गुने में 3 और चौड़ाई है हमारी 15। तो अगर हम लोग इसको काटे तो ये 3 बार में कट जा रहा है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 3×9 गुना 42 यानी कि 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का सही उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आइए लेते हैं हमारा अगला सवाल, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा है ना। तो हमारा सवाल है कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p दे रखी है और साथ ही sec थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस m/np हो तो m/n का मान ज्ञात कीजिए। सवाल काफी सरल है ना। तो अब देखते हैं हम लोग इस सवालों को, ऐसे सवालों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमारा सवाल दे रखा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p दे रखी है ना। और हमसे पूछा जा रहा है कि एक और sec थीटा की वैल्यू दे रखी है p स्क्वायर प्लस m/np। तो हमसे पूछा जा रहा है m/n इज इक्वल्स टू व्हाट। ये है हमारा सवाल। देखिए ऐसे सवालों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मैं पहले आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि अगर कभी sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कभी भी मान लिया जाए कि p या कुछ भी दे रखी हो, तो हमेशा याद रखेंगे कि sec थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1/p होगी। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे माइनस दे दिया हो, ये प्लस पूछा जाए, तो हमेशा आप याद रखेंगे ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको हम लोग रेसिप्रोकेट कर देंगे जो कि हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग अभी अभी क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखिए कैसे। तो हमारा ये दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p। तो अगर मैं sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये 1/p हो जाएगा, है ना। अब मुझे देखना है कि मुझे sec थीटा की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं sec थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये 10 से tan थीटा कट गया, ये sec थीटा हमारे 2 sec थीटा हो गए। साथ में अगर आप p प्लस 1/p को अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा sec थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 1 और ये 2 हमारा आ गया यहाँ पे। बट हमारे सवाल में जो sec थीटा की वैल्यू दे रखी है वो है p स्क्वायर प्लस m/np, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो m है उसकी वैल्यू 1 है और ये जो n है उसकी वैल्यू 2 है। तो अगर हमसे m/n पूछा जाए तो ये 1/2 इस सवाल का सही उत्तर है। तो आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। हमारा अगला सवाल है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 6:7 है और उसका आयतन 792 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। सवाल को मैं जरा आप लोगों को समझा दूं। मान लिया जाए कि ये एक हमारा बेलन दे रखा है, ये हमारा बेलन हो गया। ये हमारा बेलन हो गया। अब इस बेलन की त्रिज्या और इसकी जो ऊंचाई, ये मैंने r ले लिए, ये मैंने h ले लिए, ये मैंने r ले लिए, मैंने h ले लिए। तो त्रिज्या और जो ऊंचाई का अनुपात है वो 6:7 दे रखा है। त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 6:7 दे रखा है और साथ ही साथ उसके आयतन जो है वो 792 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं,
वॉल्यूम दे रखी है 792 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे बताइए कि किसी भी सिलेंडर की यानी कि किसी भी बेलन की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यदि मैं इस r को 6 की जगह 6x मान लूं और यदि मैं इस h को 7x मान लूं तो हमारा r स्क्वायर यानी कि 6x इंटू 6x और h की जगह 7x है ना, पाई आर स्क्वायर h बराबर 792 हो जाएगा। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो पाई है उसकी वैल्यू 22/7 होती है, उसकी वैल्यू 22/7 होती है। तो अगर हम इसको 22 से इसको अगर हम लोग काटे तो 22 दिया 66, 3 13 2 32 यानी 6 बार में 36 हो गया भैया। तो 6 गुना 6 36 यानी एक बार में कट गया, 7 से 7 कट गया यानी x x x यानी कि हमारे x क्यूब की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए x की वैल्यू 1 हो गई। यहां तक किसी को कोई समस्या? तो यदि x की वैल्यू हमारी 1 हो गई तो r इज इक्वल्स टू हमारी हो गई 6x यानी कि 6 सेंटीमीटर और h इज इक्वल्स टू हो गई 7x यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि वक्र तल का क्षेत्रफल। तो वक्र तल का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। आर है हमारा 6 और एच है हमारा 7, 7 से ये 7 कट गया है ना। तो ये 22 गुना 12 हो गया हमारा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए ये रहा हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। तो सवाल को पढ़ लिया जाए तो हमारा सवाल है कि 2 रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशन से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। यहाँ एक दूसरे की ओर लिखना भूल गया है, ठीक है। और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलती हैं। दोनों गाड़ी जो है ना एक ही साथ स्टार्ट करती है अपने अपने स्टेशन से एक दूसरे को मिलने को, है ना। तो जब वे एक दूसरे से मिलती हैं, तो जब वे एक दूसरे से मिल जाती हैं तो उस स्थान पर जो दूसरी रेलगाड़ी होती है वो पहली वाली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। तो ए और बी के बीच की दूरी बताएं। देखिए इस सवाल को पहले हम लोग सवाल को समझ लें। तो ये हमारा हो गया स्टेशन ए, ये हमारा हो गया स्टेशन बी, है ना। एक रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन ए से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन बी से चलती है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से चली और दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से चली। दोनों ने जो अपना स्टार्ट है वो एक ही समय पे किया था और दोनों एक ही समय पर मिली। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों द्वारा लिया गया अगर समय t है तो इसके द्वारा भी लिया गया समय t है, क्योंकि दोनों जब एक साथ चलना प्रारंभ की और दोनों फिर जब भी मिली होगी तो दोनों के चलने का समय, यात्रा का समय समान होगा। यानी कि समय इस सवाल के लिए स्थिर है ना, वो नहीं बदल रहा, दोनों के लिए समान है ना। चलिए तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी, अगर मैं इनकी रेशियो की बात करूं तो यहां पहली वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जो रेशियो हो गया वो 5:6 हो गया। यानी कि जो रेशियो हो गया वो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के चालों का जो अनुपात हो गया, स्पीड का जो अनुपात हो गया वो 5:6 हो गया। आप एक बात याद रखेंगे, यदि 2 ट्रेन या 2 किसी भी गाड़ियों द्वारा यात्रा का लिया गया समय समान हो तो उस केस में हमेशा स्पीड का रेशियो उनके द्वारा चले गए डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। स्पीड का रेशियो उनके द्वारा चले गए डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। यानी कि ट्रेन ए जो है और ट्रेन बी जो है जितनी दूरी चली उनका भी अनुपात 5:6 होगा, उनका भी अनुपात 5:6 होगा। तो हम देख सकते हैं कि ट्रेन बी द्वारा चली गई दूरी 6 इकाई और ट्रेन ए द्वारा चली गई दूरी 5 इकाई। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए से 1 यूनिट ज्यादा यात्रा की है।
1 यूनिट ज्यादा यात्रा की है, लेकिन हमारे प्रश्न में उस 1 यूनिट की वैल्यू 120 किलोमीटर दे रखी है, 120 किलोमीटर दे रखी है, जो कि 120 किलोमीटर जो है वो ट्रेन बी द्वारा, दूसरी ट्रेन द्वारा ट्रेन ए के मुकाबले ज्यादा यात्रा तय किया गया है ना। तो हमें पूछा गया है कि ए से बी की दूरी बताएं। तो जरा मुझे बताएं, यहां से यहां तक जो दूरी है वो 5 यूनिट की है, यहां से यहां तक जो दूरी है वो 6 यूनिट की है, तो कुल दूरी हो गई 11 यूनिट। यानी अगर ए से बी की दूरी आपसे पूछा जा रहा है तो वो हो गई 120 गुना 11, यानी कि 1320 किलोमीटर इस सवाल का उत्तर है। नोट कर लें। चलिए लेते हैं हम लोग अपना अगला सवाल, जो कि परसेंटेज का है और काफी आसान सवाल है। ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को, जो कि हमारा है कि रुपए 1500 पर 60% की छूट और 40% और 30% की 2 क्रमागत छूटों में कितना अंतर है। ऐसे सवाल परसेंटेज के हैं और काफी पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, तो हमारे पास 2 तरह के छूट हैं। एक है हमारा 60% का छूट और एक है हमारा 40% और 30% का छूट। 40% एंड 30% का सक्सेसिव, क्रमागत छूट को सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, है ना। तो अब इन दोनों का क्या अंतर होगा, तो सवाल बड़ा सरल है। तो मैं क्या करूंगा, सक्सेसिव छूट का जो नेट परसेंटेज है, नेट डिस्काउंट परसेंटेज है, वो मैं काउंट कर लूंगा। नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो x प्लस वाई, x की वैल्यू 40 हो गई, इसकी वैल्यू 30 हो गई, और यहां पे जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो 40 गुना 30 बटे में 100 हो गई। यानी कि 40 30 70, 0 कट गया, यानी 70 में से 12 घट गया, हो गया 58%। तो जैसा कि हम लोग देख सक रहे हैं, एक तरफ 60% का छूट दिया जा रहा है और वहीं दूसरे तरफ जो हमारा 58% का छूट दिया जा रहा है। यानी अंतर जो होगा वो बस 2% का होगा। हमारे सवाल में पूछा जा रहा है कि छूट में कितने का अंतर होगा, यानी कि 1500 का 2% का अंतर हो गया। 1500 से 2% से 0 कट गया, यानी कि हमारा आंसर हो गया 15 दूनी 30 रुपए का अंतर होगा। चलिए लेते हैं हम लोग अगला सवाल, जो कि इंडेक्सेस का है। चलिए तो सवाल हमारा दे रखा है, मैं सवाल को लिख ही देता हूं। सवाल हमारा दे रखा है कि 3 टू द पावर 2x माइनस वाई जो है वो इक्वल है 3 टू द पावर x प्लस वाई के, x प्लस वाई के, और ये भी इक्वल है रूट अंडर 27 के, रूट अंडर 27 के, रूट अंडर 27 के। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 3 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 3 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट। तो मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं कि ये जो रूट अंडर 27 है, क्या मैं इसे लिख सकूं, ये जो रूट है इसको मैं लिख सकता हूं 27 का पावर हाफ, 27 का पावर हाफ। उसके बाद जरा मुझे बताइए, क्या मैं इस 27 को लिख सकता हूं 3 का क्यूब। तो ये याद रखेंगे, अगर पावर के बाहर ब्रैकेट में पावर हो तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ये बन गया 3/2, यानी कि इसकी भी वैल्यू इतनी हो गई, इसकी भी वैल्यू इतनी हो गई, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे क्या दे रखा है, 3 टू द पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3/2, और एक तरफ हमारा दे रखा है 3 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3/2। तो हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ बेस और बेस, यहाँ पे भी बेस और बेस समान है, तो बेस से बेस, बेस से बेस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। अब क्या किया जाए, अब जो ये हमारे पास समीकरण प्रस्तुत है हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अगर जैसे ही जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा और ये बन जाएगा 3x, और ये 3/2 और 3/2 को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अगर मैं इसको समीकरण 1, इसको मैं समीकरण 2 बोलूं तो जरा मुझे बताएं कि x की वैल्यू तो 1 आ गई, तो अगर मैं समीकरण 2 जो कि ये है x प्लस वाई यानी कि 1 प्लस वाई बराबर 3/2 है, तो y की वैल्यू 3/2 माइनस 1 यानी कि 1.5 में से 1 गया भैया, आधा होता है हमारा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि 3 टू द पावर x माइनस वाई, x का मान 1, y का मान आधा, यानी 3 का पावर 1 में से आधा गया तो आधा बचता है, यानी कि आधा, यानी कि √3 इस सवाल का सही उत्तर है। नोट कर लें। चलिए लेते हैं अपना अगला सवाल जो कि पार्टनरशिप से है ना। तो अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि ए एवं बी ने 1500 रुपए एवं 2000 रुपयों के साथ साझेदारी व्यापार आरंभ किया। अब सवाल यह है कि 4 महीने के पश्चात, 4 महीने के बाद सी को भी लगा कि भाई उस बिजनेस में शामिल हो जाते हैं, तो वो 2250 रुपए सहित शामिल हो गया। और यदि बी ने 9 महीने के पश्चात उसकी पूंजी निकाल ली, मान लीजिए कि बी को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उसने 9 महीने के बाद क्या किया भाई, अपने पैसे को निकाल लिया। ठीक है, तो 900 रुपए का जो कुल लाभ हुआ है, तो उसमें बी का लाभांश ज्ञात करें। तो उसमें बी का लाभांश ज्ञात करें, तो ये पार्टनरशिप का सवाल है। देखिए हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप का सवाल है, यानी कि ए बी सी, 3 बंदों का जिक्र है यहां पे, है ना। ए ने 1500 रुपए लगाकर व्यवसाय आरंभ किया, वही बी ने 2000 रुपए लगाकर व्यवसाय को आरंभ किया। ठीक है, सी ने भी पैसे लगाए लेकिन उसने 2250 रुपए लगाए, इसके बारे में हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग 1500 के बारे में सोचते हैं। ए ने अपना पैसा लगाया, उसके बाद पूरे साल तक ना उसने अपना पैसा निकाला ना उसने अपना पैसा डाला, तो क्या करेंगे, यानी कि ये पूरा पैसा जो है उसका वो 12 महीने यानी कि पूरे साल तक चला, है ना। अब हम लोग बी के बारे में सोचते हैं, तो बी ने 2000 रुपया तो लगाया, बी से ए से तो ज्यादा लगाया, लेकिन उसको 9 महीने के बाद अचानक से कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई और उसने सारा का सारा पैसा अपने बिजनेस से निकाल लिया, यानी कि ये पैसा जो है वो बस 9 महीने तक ही चला। अब आते हैं सी के बारे में क्या कहा गया है। तो सी के बारे में, सी ने 2250 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन इन दोनों के पैसे लगने के 4 महीने के बाद, यानी कि पूरे साल में से 4 महीने बीत गए, तो बचे हमारे पास कितने, 8 महीने। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब का रेशियो में सिंप्लीफाइड कर लेंगे, सिंप्लीफाइड रेशियो बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 0 से 0 0 हम लोगों ने काट लिया। अब अगर मैं इसको 25 से काटूं तो ये 6 बार में, 25 से काटूं तो ये 8 बार में, और ये हमारा हो गया 9 बार में। और अगर मैं अब 3 से काटूं तो 3 से ये 4 बार में, 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 3 बार में। फिर से अगर मैं 3 से काटूं तो ये 1 बार में, 3 से 1 बार में, और ये 2 बार में। तो अगर मैं अब फाइनल रेशियो इन लोगों का निकाल लूं तो 4 गुना 2 8, 8 गुना 1 8, और ये 8 गुना 1 8, यानी कि अगर मैं फिर से सिंप्लीफाइड करूं तो इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो हो गया, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो हो गया वो 1:1:1 हो गया। इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो हो गया वो बराबर हो गया। तो हमेशा याद रखेंगे जो कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के इक्वल होता है, यानी प्रॉफिट जो है तीनों में बराबर बराबर बटेगा। तो अगर आपसे, यानी कि अगर मैं सोचूं एक हिस्सा इसको मिला, एक हिस्सा इसको मिला, एक हिस्सा इसको मिला, तो टोटल 3 यूनिट बने और 903 यूनिट का प्रॉफिट बना टोटल। पर हमारे सवाल में 900 रुपए का प्रॉफिट दे रखा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 300 हो गई, जो कि बी का शेयर है। तो यही हमारे सवाल का आंसर हो गया। तो नोट कर ले इसको। चलिए लेते हैं हम अपना अगला सवाल जो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है। तो सवाल है हमारा कि ए बी से 2 गुना तेज दौड़ता है और बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। ए जो है वो बी से डबल स्पीड से दौड़ सकता है और बी जो है वो सी से ट्रिपल स्पीड से दौड़ सकता है।
तो यदि सी ने किसी दूरी को, किसी फिक्स दूरी को तय करने में 1 घंटे 54 मिनट का समय लिया हो, तो बी उसी दूरी को, समान दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। ये बड़ा अच्छा सा सवाल है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल आप लोग पढ़ लीजिए। तो हमारे पास 3 बंदे का जिक्र है, ए बी सी। ए के बारे में जानकारी है कि वो 20 का 2 गुना है, और बी के बारे में जानकारी है कि वो सी का 3 गुना है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए की जो वैल्यू है वो बी पे डिपेंड कर रही है, बी की वैल्यू जो है वो सी पे डिपेंड कर रही है। तो हम लोग सी की स्पीड मान लेते हैं 1 यूनिट। तो बी की स्पीड हो गई भैया 3 यूनिट, हाँ कि ना। बी की स्पीड जो हो गई वो 3 यूनिट हो गई, क्योंकि 3 गुना बोल रहा, और ए की स्पीड 3 का 2 गुना यानी कि 6 यूनिट की हो गई। यानी कि हमारी स्पीड की जो यूनिट हो गई, रेशियो हो गया, वो 6:3:1 हो गया, है ना। अब तीनों मिलकर क्या करते हैं, सेम दूरी को तय करते हैं। तीनों मिलकर सेम दूरी को तय करते हैं, जिसमें सी को जो समय लगता है वो 1 घंटे 54 मिनट का लगता है, तो बी को कितना समय लगेगा। तो हमारे पास डिस्टेंस यहां पे नहीं दे रखा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को हम लोग मान लेंगे। अब सवाल उठता है कि डिस्टेंस को हम लोग क्या लें, तो डिस्टेंस हम लोग ऐसा लेंगे जो इन तीनों का एलसीएम हो, इनके स्पीड्स का एलसीएम हो, यानी कि लॉसअ को निकालेंगे। तो 6, 3, 1 का एलसीएम हो गया 6, जो कि हमारा 6 डिस्टेंस को इंडिकेट करेगा। तो ये मान लीजिए किलोमीटर हो गया, है ना। 6 किलोमीटर ही ले लेते हैं, चलो भैया ये हम लोग 6 किलोमीटर ही ले लेते हैं। तो अगर मैं उसके बाद अब मैं इसके स्पीड के रेशियो को टाइम के रेशियो में कन्वर्ट करूं, स्पीड के रेशियो को टाइम के रेशियो में कन्वर्ट करूं, तो मुझे एक बात बताइए, मैं यहां पे एक इंफॉर्मेशन लिख देता हूं कि टाइम इज इक्वल्स टू होती है डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू होती है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस है 6 किलोमीटर का, स्पीड है 6 की, यानी टाइम 1 हो गई। चलिए, अब डिस्टेंस है 6 की और टाइम है हमारी स्पीड है हमारी 3 की, तो हमारी टाइम जो हो गई वो 2 हो गई, 2 इकाई हो गई। और डिस्टेंस हमारी 6 की है, स्पीड हमारी 1 की है, यानी कि हमारी टाइम जो है वो 6 यूनिट हो गई। अब सवाल में दे रखा, यहाँ रेशियो के अकॉर्डिंग सी को 6 यूनिट का समय लग रहा है, बट हमारे सवाल में सी को 1 घंटे 54 मिनट का समय लग रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो बी को तो 2 यूनिट का समय लग रहा है भाई। तो अगर मैं 6 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा 54 मिनट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू तो हम लोग सीधा दे सकते हैं कि ये डिवाइडेड बाई 3 हो गया है। तो उसी तरह अगर मैं इसको भी 3 से डिवाइड करूं, तो 1 घंटा जिसका मतलब होता है 60 मिनट बटा 3, यानी कि 20 मिनट प्लस 54 मिनट बटा 3, यानी कि 18 मिनट, यानी कि 20 और 18 38 मिनट इस सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल जो है हमारा वो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है, और जो कि काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छे से गौर से देखें, ठीक है, जो कि हम लोग एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमारा सवाल है कि एक दुकानदार ने निश्चित राशि में 24 किलोग्राम खजूर खरीदे। एक निश्चित राशि में उसने क्या किया, 24 किलोग्राम खजूर खरीदे। इनमें से 4 किलोग्राम खजूर जो है वो बेचने लायक नहीं है। मान लीजिए वो 4 किलोग्राम जो है वो सड़े हुए निकल गए, तो अब तो उसको वो बेच नहीं सकता, ठीक है। तो पूरे लेन देन में 25% का अगर उसको लाभ पाना है, तो वो जो बाकी के जो खजूर है, यानी कि 24 में से तो 4 सड़ गए भाई, तो जो 20 किलो बच गए उसको वो कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे, ताकि पूरे पे यानी कि टोटल पे उसको 25% का प्रॉफिट हो, पूरे पे उसको 25% का प्रॉफिट हो। तो आइए देखते हैं ऐसे सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 24 केजी खजूर है। अब इस 24 केजी खजूर में हमारा जो 4 केजी है वो तो बेचने लायक है नहीं, यानी कि वो सड़ गया। तो बचा हमारा कितना, वो तो बच गया 20 केजी। बचा हमारा कितना, वो 20 केजी। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लूं,
तो हो जाएगा 5:1, 4 से हमारा 20 kg कट गया जो कि हो गया 5:1, जो कि हो गया 5:1, है ना। चलिए, तो अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि 20 kg यानी शेष को कितने परसेंट के लाभ पे बेचा जाए, तो इसको हम लोग x% का लाभ में ले लेते हैं, है ना। अच्छा, और ये जो 4 kg वाला है भाई, उस पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो चूंकि वो 4 kg जो हम लोगों ने लाया, मान लीजिए ये मार्कर मैंने मान लीजिए ये 2 मार्कर खरीद कर लाया मार्केट से, और एक मार्कर जो मैंने बेच दिया और दूसरा मार्कर जो वो खराब निकल गया, जो कि टोटल वेस्ट हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि इस पे 100% का मुझे लॉस हो गया, है ना, क्योंकि ये पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। इससे मुझे 1 रुपए का भी ना मुनाफा आया, बल्कि जो भी मेरी लागत लगी थी वो भी चला गया, है ना। तो पूरे 100% का लॉस आया। तो इसका मतलब है ये जो 4 kg का जो लॉस हुआ है, इसमें 100% का लॉस हो रहा है। 100% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और अगर दोनों का मिला दिया जाए, दोनों मिलाकर यानी कि टोटल ट्रांजैक्शन पे उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यदि मैं यहां पर मेथड ऑफ एलिगेशन लगाऊं, तो अगर मैं इस वैल्यू में से इसको माइनस करूं, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 25%, और ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस 100, तो ये हमारा हो जाएगा 125%। ये हो जाएगा हमारा रेशियो। पर रेशियो तो हमारा 5:1 दे रखा है, यानी 5 की वैल्यू 125 के बराबर हो गई, 5 की वैल्यू 125 के बराबर हो गई, यानी कि कितना हो गया भाई, यानी कि गुना 25 हो रहा है। तो यहाँ 1 की वैल्यू भी कितनी हो गई, गुना 25 हो जाएगा भाई, है ना। अच्छा, रुकते हैं ऐसे सॉल्व करना, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू जो है वो हो गई 125, है ना, 125 हो रही है। 5 यूनिट की वैल्यू 125 हो रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू भैया 25 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 25 हो गई, यानी कि x माइनस 25 जो कि 1 यूनिट की बराबर है वो 25 हो गया, यानी x की वैल्यू हो गई हमारी 50%, जो कि इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए लेते हैं हम लोग अपना अगला सवाल, जो कि मिक्सचर चैप्टर का है। तो हमारा सवाल है कि एक मिश्र धातु में केवल जिंक और कॉपर हैं, ऐसी 25 ग्राम वाली मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात जो है वो 2:3 में है, वो जो है 2:3 में है। तो यदि उसमें 20 ग्राम जिंक और मिला दिया जाए, तो ज्ञात करें कि उससे कॉपर की मात्रा कितनी मिलानी पड़ेगी जिससे अंतिम मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 4:1 शेष रहे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा सवाल है 25 ग्राम वाली एक कोई मिश्र धातु है जो कि हमारे पास 25 ग्राम है। अब इस 25 ग्राम में क्या है ना कि कॉपर और जिंक है। ये जो 25 ग्राम है वो कॉपर और जिंक से बना हुआ है, जो कि इनमें जो अनुपात है, जिंक और कॉपर, पहले जिंक होगा हमारा फिर कॉपर होगा हमारा, और इनमें जो अनुपात है वो 2:3 का अनुपात है। यानी कि अगर हम लोग सोचे जिंक के 2 हिस्से, कॉपर के 3 हिस्से, यानी कि कुल कितने हिस्से हो गए, 5 हिस्से हो गए। तो 5 हिस्से की वैल्यू 25 ग्राम, तो 2 हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 10 ग्राम इधर और 15 ग्राम इधर हो गया, यानी कि इसमें 10 ग्राम जिंक हो गया और 15 ग्राम हमारा कॉपर हो गया। अब सवाल में कह रहे हैं कि यदि 20 ग्राम जिंक मिला दिया जाए तो उससे कॉपर की कितनी मात्रा निकालनी पड़ेगी जिससे अंतिम मिश्र धातु में जिंक और कॉपर 4:1 रहे। मतलब कि इसमें जो है 20 ग्राम और जिंक मिलाया गया और इसमें मान लेते हैं x ग्राम निकाल लिया गया। तो अब ये कितना हो जा रहा है भाई, 30 ग्राम हो जा रहा है, और ये हो जा रहा है भाई 15 माइनस x ग्राम, और फाइनल जो इन दोनों का रेशियो आ रहा है जिंक और कॉपर का वो 4:1 का आ रहा है।
यानी कि हम कह सकते हैं यहां जो रेशियो में 4 यूनिट की वैल्यू है वो 30 के बराबर है, यानी कि 4 यूनिट इज इक्वल्स टू 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 7.5, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 7.5, यानी कि ये जो हमारा 15 माइनस एक्स है वो 7.5 के बराबर है, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 15 माइनस 7.5 यानी कि 7.5 ग्राम इस सवाल का सही उत्तर है, नोट करें। अगला सवाल जो है वो ट्रिगोनोमेट्री का है आपके स्क्रीन पर, जो कि ये रहा, जो कि हमारा दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू 2.5 दे रखी है। तो आपसे पूछा है कि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, किस मूल्य के लिए, थीटा के किस मूल्य के लिए। अच्छा, तो अब ऐसे सवालों को हम लोग वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। हम लोग ऑप्शन से एक एक थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और उस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तरीका क्या होगा, बाय प्रोसेस अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा साइन थीटा। अच्छा, कॉसेक थीटा को मैं 1/sin थीटा बोल सकता हूं क्या, है ना। अच्छा, ये 2.5 है, तो क्या मैं ये 2.5 यानी कि 2.5 को 2 प्लस हाफ ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर मैं रूल ऑफ सिमेट्री समझूं तो यहां पे हमारा साइन थीटा, यहां पे है 2, यानी साइन थीटा की जगह पे 2 है। फिर अगर मैं यहां पे सोचूं तो फिर यहां पे है 2, तो यहां पे भी साइन थीटा की जगह पे 2 है। तो उससे क्या कंक्लूजन निकलकर सामने आ रहा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू हो गई वो 2 हो गई, साइन थीटा की जो वैल्यू हो गई वो 2 हो गई। लेकिन मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो या तो 1 से छोटी या इक्वल होगी। मैं बढ़िया से समझा देता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू जब भी होगी वो -1 से लेके 1 के बीच में ही होगी, ना 1 से कभी बड़ी होगी ना -1 से कभी छोटी होगी, ना 1 से कभी बड़ी होगी ना -1 से कभी छोटी होगी। लेकिन यहां जो हमारा साइन थीटा का वैल्यू 2 आ रहा है, जो कि इस रूल को वैलिडेट नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये जो साइन थीटा की जो वैल्यू 2 है वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अब इसमें क्या टेक्निक लगाएंगे, आइए देखते हैं। मैं पूरे को यहां मिटा देता हूं। देखिए, मुझे एक बात बताइए, मैंने इसको लिख दिया साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा। अच्छा, 2.5 को क्या मैं लिख सकता हूं, आधा प्लस 2, आधा प्लस 2। तो अगर मैं एक लाइन और बढ़ा दूं, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया 1/sin थीटा, ये हो गया आधा, और ये क्या मैं 2 को लिख सकता हूं 1/1/2, क्योंकि अगर किसी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो वो फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, जो कि 2 ही बन जाएगा। तो जरा सा रूल ऑफ सिमेट्री पे गौर करें, यहां है साइन थीटा है, यहां है हाफ, यानी साइन थीटा की वैल्यू जो हो रही है वो हाफ हो रही है, 1/1/। फिर देखिए ये जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू हाफ हो रही है, यानी कि रूल ऑफ सिमेट्री से हमें पता चल गया कि साइन थीटा की वैल्यू हाफ है, जो कि साइन 30 डिग्री होता है, यानी साइन से साइन कैंसिल हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 30 डिग्री सवाल का सही उत्तर।